अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। मैं हूं जिसकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक हॉट इशू भी है और इसकी नीड भी है कि हम आपको इस पर गाइड करें, आपको एजुकेट करें कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो यकीनन हम आज प्रोग्राम करने वाले हैं टिड्डी दल पर। टिड्डी दल तकरीबन 2 साल से या इससे भी ज़्यादा अरसा हो चुका है, ये पाकिस्तान में आ चुकी है और इसने तमाम फसलें तबाह कर दी है। आम के बागात पर भी अभी पिछले हफ्ते ही इसने हमला किया था और आम के बागात तहस नहस कर दिए। इसके अलावा हमारी जो तमाम क्रॉप्स, तमाम फसलें टिड्डी दल ने तबाह कर दी हैं और हमारे फार्मर्स को, हमारे किसानों को अच्छा खासा नुकसान पेश आया है इससे। और हमारे फार्मर्स बहुत परेशान भी हैं कि इससे काबू कैसे किया जा सकता है। हमारे गवर्नमेंट इस पे बहुत ख़बरें तो दे देती है हमें कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, कंट्रोल करेंगे, हमने टीमें तश्कील दे दी हैं, बहुत जल्द इसका खात्मा होने वाला है। लेकिन ये सिर्फ चंद ये बातें ही हैं, अभी तक ये कंट्रोल में नहीं आ सकी। 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, ये अभी तक हमारे काबू से बाहर है। हम इसको कंट्रोल नहीं कर सके। हम आज तक इससे नुकसान ले रहे हैं और ये हमारी फसलों को तबाह कर रही है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनसे हम इनसे बच सकते हैं। हम अपने घर पर खुद ही ऐसे प्रिकॉशंस कर सकते हैं जो कि हम टिड्डी दल को दूर कर सकते हैं और हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। आज आपको हम इन्हीं के बारे में आगाह करेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको अपनाने के बाद आप टिड्डी दल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने आज एक मरतबा फिर दावत दे रखी है डॉक्टर मसूद परवेज़ को कि उनके ये एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, प्रोजेक्ट बनाए हैं इस पर और टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए भी काफ़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं अपनी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको समझ तो आ गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करना चाह रही हूँ और मैंने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया है, पहले मैं गाइड कर चुकी हूँ अपने व्यूवर्स को भी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है, टिड्डी दल ने कितना नुकसान पहुँचा दिया है और आगे है और मुस्तकबिल में इसके क्या नताइज निकल सकते हैं? जी मिशाल, आज का ये बहुत अहम टॉपिक है जिस पे आपने मेरे से सवाल किया है। अब मेरे से कंसर्न किस तरह इसका बनता है, पहले मैं वो बता देता हूँ। लोग मेरे पास आ रहे हैं धड़ के, जी आप बताएं, आप क्योंकि लार्वा पे भी आपने काम किया हुआ है, आपने डेंगू वायरस पे भी काम किया हुआ है, तो आपने इधर कोरोना पे भी, तो इस बारे में आपकी क्या एक्सपर्टीज़ क्या कहती हैं? तो खुशकिस्मती से, क्योंकि ये सहराई इलाकों में पाया जाता है और टिड्डी दल का जो ओरिजिन है वो अफ्रीका है। ये अफ्रीका से मूव करते हुए सऊदीया और इस साइड से ईरान और फिर पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो ये इसके बच्चे सहरा में पैदा होते हैं, ये सहरा की मखलूक है। और इसका जो खैर ये तो एक इसकी जियोग्राफी में बताई है। इसका आज का जो टॉपिक है वो है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इसके अंदर प्रॉब्लम कुछ आ रहे हैं कंट्रोल करने में गवर्नमेंट को। तो इसका बैकग्राउंड मैं अपना इसलिए बताना चाहूँगा कि ताकि लोगों को पता चले कि मेरे लिंक इसके साथ कैसे है। वो ये है कि जब पाकिस्तान में डेंगू का अटैक हुआ तो उसको कंट्रोल करने में मेरा भी एक हाथ था और मैंने ट्रेनिंग भी ली उसमें। और क्योंकि ये श्रीलंका जो है उसमें उसकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा थी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यहाँ से एक्सपर्ट भेजे थे श्रीलंका। तो उसमें जो है मैंने वो ट्रेनिंग के बाद इसको अप्लाई किया इस्लामाबाद में। वहाँ पे एक हेल्थ सर्विसेज एकेडमी है, उसके जो पहला जो था पब्लिक हेल्थ का बैच था उसमें मैं भी शामिल था, तो जिसमें डिज़ीज़ वेक्टर कंट्रोल की ट्रेनिंग दी गई थी। तो ये 2013 की बात है। तो उसमें जो है हमने ग्रॉस हॉपर एक था, वो भी टिड्डी दल की तरह ही होता है। वो जो ग्रॉस हॉपर है उसकी खुराक थी डेंगू का लार्वा, वो उसको खाता था। तो हमने वहाँ पे उसको ग्रो किया, उस ग्रॉस हॉपर कह रहा हूँ, ड्रैगन फ्लाई को हमने वहाँ पे ग्रो किया। तो वो ड्रैगन फ्लाई की ये खुराक थी डेंगू का जो लार्वा था। तो वो डेंगू कंट्रोल करने में हमने बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे ड्रैगन फ्लाई कहते हैं जो हेलीकॉप्टर की तरह वो खड़े हाँ चलते रहते हैं और एक जगह पे खड़ा, वो उसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। तो क्योंकि मेरे किसान भाई हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि भाई ड्रैगन फ्लाई क्या है,
तो वो ड्रैगन फ्लाई जो है वो हेलीकॉप्टर जिसको आप बोलते हैं वो वाला इंसेक्ट है। और ये टिड्डी दल भी उससे मिलती जुलती है, एक ही फैमिली है, ग्रॉस हॉपर और ये ड्रैगन फ्लाई और टिड्डी दल। अब टिड्डी दल की क्योंकि इन सब की जो है वो हैबिट्स या बिहेवियर मिलता जुलता है, तो इसलिए मेरा वो लिंक इससे बनता है कि वही एप्लीकेशन इधर हो सकती है। तो उसमें ये है कि इसका जो अब आप और मुतालिया करें तो अगर इसका भी पहले यानी मेरा लार्वा पे भी काफ़ी काम है पाकिस्तान में, बल्कि आप यूँ कह लें कि फ्री रेंज लार्वा प्रोडक्शन पूरी दुनिया में सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस करवाई। और अब तो आप सारे ही वाकिफ़ हैं, अब तो हर बंदा लार्वा को जानता है। पहले शुरू में लोग पूछते थे लार्वा है क्या। अच्छा, अब यह है कि इसमें भी पहले एग के बाद अगली स्टेज लार्वा, प्यूपा और फिर ये फ्लाई बनती है। इसके पर निकलते हैं, जैसे ये BSF जिसको ब्लैक सोल्जर फ्लाई कहते हैं, या कॉमन जो हाउस फ्लाई है उसका भी यही है। जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनका यही लाइफ साइकिल होता है। तो अब एक तरीका तो ये है कि उस लार्वे को मारा जाए ताकि वो जवान ना हो सके, और ये जो एग्जिस्टिंग है आपकी टिड्डी दल, ये एज पूरी करने के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी, तो अगले बच्चे नहीं आ पाएंगे। यानी इसको आप यूँ कह सकते हैं कि स्टैटिक फार्म में आ जाएगी, यानी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, बच्चे नहीं निकलेंगे। एक तरीका तो ये है, और उसके लिए बड़ा आसान सा है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आज हाइड करूँगा, क्योंकि अगर मैं ये डिस्क्लोज़ कर दूँ कि ये केमिकल लेके उसके ऊपर डाल, ये बहुत सादा सा तरीका है, और केमिकल भी पाकिस्तान में बहुत सस्ते हैं वो वाले केमिकल। तो आप जो है वो शायद 1 एकड़ पे 200 रुपये भी खर्चा ना आए, इतना सस्ता केमिकल है। लेकिन अगर मैं ये बता दूंगा तो फिर जिस तरह शेड बनाने वाले लोग आ गए हैं कि जी वो ये बना लें, ये कर लें, और नाम निहाद किस्म के, तो वो ये लोग उठ के आ जाएंगे और लोगों का नुकसान करेंगे। वो उनको कोई गलत फार्मूला बता देंगे और मेरी रिप्यूट ख़राब होगी कि इन्होंने पहले बताया था और उसको हमने किया, तो रेफरेंस फिर मेरा आ जाता है। तो इसलिए जिसको ज़रूरत हो, जिस फार्मर को, वो मेरे पास आए, मेरे दफ्तर तशरीफ़ ले आए, मैं उसको गाइड करूँगा, उसको डेमोस्ट्रेशन दूँगा, लेकिन टाइम ले के आए, तो वो उस तरीके से इसको बड़ा ईज़िली कंट्रोल किया जा सकता है। फिर ये है कि वो केमिकल ऐसा है कि आप जब ये टिड्डी दल बैठा होता है तो इसके पर इसके साथ चिपके होते हैं। जब ये उड़ता है तो इसके पर खोलता है तो नीचे की जो इसकी स्किन कह लें, वो उस स्किन में पोर होते हैं। जब आप उसके ऊपर वो स्प्रे करेंगे तो वो अंदर उसके पेनिट्रेट कर जाते हैं, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ से पेनिट्रेशन, जैसे हमारे ये सुराख हैं, पोर्स हैं, तो हमारी स्किन पे अगर आप कोई चीज़ लगाते हैं तो वो अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो टिड्डी दल जो है ये वहाँ से एब्जॉर्ब करती है, और जब थोड़ी सी भी वो एब्जॉर्बशन हो जाएगी तो वो टिड्डी दल नीचे गिर जाएगी, वो उड़ नहीं पाएगी, और थोड़ी देर के बाद वो मर जाएगी। तो अब यह है कि इस तरह का जो है बड़े इजीली बनाया जा सकता है, फार्मर को सिखाया भी जा सकता है कि वो घर पे बना ले और अपने फार्म पे वो करे। उसका तरीका ये होगा कि जैसे वो आपकी डेंगी वाली गन थी या स्प्रे करने वाली जितनी हैं, तो या जैसे थ्रेशर में आपका एक फ्लो निकलता है, तो इस तरह का एक ब्लोअर के थ्रू स्प्रे होगा, और पहले आप ढोल बजा दें ताकि वो उड़े, और जैसे ही उड़े तो उसके ऊपर स्प्रे हो जाए और मर जाए। यानी बैठे हुए उसको असर नहीं होगा, लेकिन उड़ते हुए उस पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। तो अब यह है कि इसका एक जो बिहेवियर देखा गया है कि टिड्डी दल रिवर्स फ्लाई नहीं करती, यानी अगर पीछे से आ रही है तो जिस तरफ मुँह है ये उसी तरफ जाएगी, आगे वापस नहीं आती। तो आप अगर आ रही है तो पहले ही अपने खेतों के सामने आप वो अगर कर लें तो उसने उस जो स्प्रे है उसमें से ही गुजरना है, ये नहीं कि वो डायरेक्शन चेंज करके पीछे भाग जाएगी, ऐसा इसका बिहेवियर नहीं है। तो इस बिहेवियर का हम फ़ायदा उठा सकते हैं कि वो जैसे ही आगे आए तो आगे से वो फॉग आगे खड़ी हो, और उसमें से जैसे ही गुजरेगी तो वो सेटल डाउन हो जाएगी और वो मर जाएगी। यहाँ पे मैं इंसेक्ट्स जितने भी हैं इनको ऑक्सीजन की बहुत तेज़ सप्लाई चाहिए होती है जब ये उड़ रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि जो आप धुआं देते हैं और शायद उतार लेते हैं, तो उसकी भी यही वजह होती है कि जब आप धुआं देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, यानी धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो बढ़ जाती है, और मक्खियाँ उसमें उनको ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वो दूर भागती हैं, अदरवाइज़ वो नहीं भागेंगी, वो नीचे गिर जाएंगी।
वो उड़ नहीं पाएंगी और मर जाएंगी, सफोकेशन हो जाएगी। इसी तरीके से मच्छर का भी जो आप करते हैं कि धुआं देते हैं और मच्छर भाग जाता है, और या आप घर में जो मॉस्किटो की वो लगाते हैं तो हाँ, तो वो भी बेसिकली ऑक्सीजन को डिप्लीट करती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन कम होगी हवा में तो ये इंसेक्ट्स जो है ये उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये भी क्योंकि इंसेक्ट है तो इसका भी वही मैकेनिज़्म है। तो इस तरीके से बड़े अच्छे तरीके से टिड्डी दल को कंट्रोल किया जा सकता है। फार्मर परेशान है आजकल, वो आएँ मेरे साथ डिस्कस करें, मैं उनको ये सारा बना के देने को तैयार हूँ और वो अपनी फसलें बचाएं। और इसका एक और बेनिफिट भी है कि क्योंकि वो जो केमिकल है वो बायोलॉजिकल है, वेपन है, वो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जो टिड्डी दल मरेगी वो आप बेशक इकट्ठी करके मुझे फ़रोख्त कर दें, मैं वो लेने को तैयार हूँ। मेरे से आप 50 रुपए किलो मुझे वो टिड्डी दल जो कि इतनी मिकदार में आती है मुझे दे दें, और वो फ़िश के लिए बहुत अच्छी खुराक है। और इवन जो प्रॉन्स फार्मिंग हमारे यहाँ हो रही है उसके लिए तो इंतहाई मुफीद है। तो आप वो मुझे दे दें, मैं उसको प्रोसेस करके तो मैं अपने फ़िश फार्मर की खिदमत कर दूँगा। क्योंकि अभी जो फ़ीड थाईलैंड से आ रही है उसका रेट 350 रुपये किलो है। तो वो प्रोसेस हमें करना पड़ेगा कि इसके पार अलहदा करने पड़ेंगे अंदर वाला, तो वो हम कर लेंगे। लेकिन ये है कि इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे, बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है मेरा। वो ये कि बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं आजकल, लोग इसको पकाना शुरू कर दिया है लोगों ने। हम देखते हैं कि बड़े बड़े कढ़ाई रखे हुए हैं, उसमें टिड्डी दल को डाल दिया और फ्राई कर रहे हैं उसे, और साथ वॉइस ओवर करते हैं कि हम इसे खा रहे हैं, हम इसे खाएंगे तो ही ये ख़त्म होगी। आप मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है कि टिड्डी दल इंसान को खानी चाहिए या इसका कोई नुकसान है, इसमें कोई जहर हो सकता है, क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए कि असलियत क्या है इसकी। मिसाल इसमें खाने में हर्ज तो कोई नहीं है। यूँ कह लें कि प्रॉन्स और इसकी प्रोटीन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। प्रॉन्स भी हम खाते हैं, कुछ लोग नहीं भी खाते, लेकिन हलाल है। प्रॉन जिस तरह हलाल हैं ये भी हलाल है। और उसका जो है वो प्रोटीन की जो कंपोजिशन है और टेस्ट है वो आलमोस्ट मिलता जुलता है। तो इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये यानी लोग खा रहे हैं तो एक मैं यहाँ ऐड कर दूं कि अगर किसी की भाई के पास बतखें हैं अगर, या डक फार्म है उस इलाके में, तो बतखें इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और खाती हैं। मुर्गियाँ भी खाती हैं, और शुतुरमुर्गी तो ये फेवरेट खुराक है। हाँ, शुतुरमुर्ग जो है हाँ, लेकिन ये है कि जहाँ पे ये आया हुआ है वहाँ पे ना तो रेंज पोल्ट्री फार्म थे, ना ही डक फार्म थे, और ना ही ये ऑस्ट्रिच फार्म थे। लेकिन हाँ हाँ, ये बढ़ गई। अगर ये लोग वहाँ पे डक फार्मिंग कर लें और रेंज पोल्ट्री फार्मिंग कर लें, कोई 8-10 हज़ार का हर फार्मर जो उधर से भी कमाएं, और ये टिड्डी दल आ जाए तो उनके अंडों की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है। और एक शुतुरमुर्ग तकरीबन 2.5 किलो तक खा जाता है टिड्डी दल को एक दिन में। हाँ, उसकी अगर टोटली इसको शुतुरमुर्ग को इस पे किया जाए तो वो 2.5 किलो तक खा सकता है इसको, और उससे उसकी हेल्थ भी बेहतर होगी। और इसी तरीके से जो गूस, जो बड़ी बतखें हैं जिसको आप वाइट कलर की बड़ी बतखें हैं, वो तकरीबन 1.25 किलो इसको डाइजेस्ट कर सकती हैं एक दिन में। और जो एक मुर्गी है वो तकरीबन 100 ग्राम टिड्डी दल जो है वो एक दिन में खा सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंफॉर्मेटिव है मेरे ख्याल में फार्मर के लिए, कि वो बायोलॉजिकल कंट्रोल इस तरीके से भी किया जा सकता है। क्योंकि इंसान कितनी खा सकता है? अगर इंसान अपने जो है डाइट का ये 200 ग्राम भी डाले तो उसको ओवर प्रोटीन होने की वजह से ख़ारिश होने का चांस होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। और जब आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं और इंसेक्ट प्रोटीन खाते हैं तो फिर आपके जिस्म पे दाने निकल सकते हैं, जिसको आप कहते हैं कि जी एलर्जी हो गई हमारे से, प्रोटीन एलर्जी आप कह लें, तो वो होने का ख़तरा है। इसलिए जब भी आप खाएं तो 100 ग्राम से ज़्यादा अपनी डाइट एक दिन में ना रखें, और रोज़ाना भी ना खाएं। 3 दिन के बाद दोबारा आप 100 ग्राम खा सकते हैं। तो ये एक प्रिकॉशन है इसकी। अदरवाइज़ हलाल है, और हलाल भी इसलिए करार दी गई है कि एक तो उस दौर में ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी ताकि इसकी पॉपुलेशन को कम किया जा सके।
दूसरा ये है कि उस वक्त प्रोटीन सोर्सेज भी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे जितने आज हैं, क्योंकि ना कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग थी, ना कमर्शियल आपकी जो फैटनिंग फार्म थे और इस तरह की चीज़ें। डाइट बहुत शॉर्ट थी, तो खुराक को पूरा करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को तो टिड्डी दल को हलाल करार दिया हुआ। और अरबी बड़े शौक़ से खाते हैं, क्योंकि ये सहरा की है। हमारे लोग इसलिए इससे फेमिलियर नहीं हैं कि हमारा इलाका हाँ सहरा है नहीं है, कभी कभार आती है। ये भुट्टो दौर में बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था इसका, और उसके बाद दूसरा बड़ा अटैक इस दफ़ा हुआ है। तो दरमियान में आती रही है लेकिन बहुत थोड़ी, अब भी आई है तो ये जंग तक आई है और फिर रिवर्स हो गई है, यानी अब ख़त्म हो गई है। लेकिन बहावलपुर डिवीज़न में और बलूचिस्तान के किला सैफुल्ला और उन इलाकों में ये बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि वो इलाके जो हैं वो बारानी टाइप हैं और सहरा है उनके साथ। तो जंग में भी इसलिए आ गई कि थल जो है वो करीब था, तो सहरा में ये बड़ी खुश होती है। और ये अपने 3 से 4 इंच गहराई में अपने अंडे देती है, और लार्वे इसके 3 से 4 इंच गहरे होते हैं। तो क्योंकि मुर्गी की हैबिट है वो पाँव से उसको वो करती है, कुरेदती है, तो वो इसके लार्वा को खा जाती है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए रेंज पोल्ट्री फार्मिंग इसलिए भी ज़रूरी है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई उसको करें उसको करें, उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। नेचुरल सिस्टम को इकोसिस्टम जिसको कहते हैं, जब भी आप देखेंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे। तो पहले पोल्ट्री रेंज पोल्ट्री हुआ करती थी, बर्ड आज़ाद थे, तो इसलिए जो है वो कंट्रोल में था सारा कुछ। तो जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल करना चाहूँगी, मेरा शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ये अंडे कहाँ पर देती है और इसके अंडे हम तल्फ कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसके अंडे तल्फ कर देंगे तो हम यकीन इस पर काबू पा सकते हैं, तो इस पर ज़रा गाइड कीजिएगा। जी, ये अंडों के ज़रिए कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर इस पर स्प्रे भी करते हैं तो अंडों के ऊपर एक शेल होता है, वो शेल उस टॉक्सिन या पॉइज़न को अंदर नहीं जाने देता। तो वो बहुत बारीक होते हैं और आप वो नहीं कर सकते, और लाखों की तादाद में होते हैं, और छोटे छोटे जैसे तनों के दरमियान, जड़ों के पास और इधर उधर छुपे होते हैं। तो जब लार्वा मूव करता है उस वक्त आप इसको कर सकते हैं। लार्वा के ऊपर क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन के ऊपर आप कोई भी केमिकल डालेंगे तो फ़ौरन डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है अंदर और वो मर जाते हैं। तो इसलिए अंडों की स्टेज पे कंट्रोल करना मुश्किल है। लेइंग हो चुकी होगी तो फिर वो अंडे हैच करेंगे, जब हैच करेंगे तो उसके बाद लार्वा स्टेज पे कंट्रोल हो सकता है या प्यूपा स्टेज पे, और यानी परों के निकलने से पहले फिर इसका कंट्रोल आसान है। लेकिन जब पर निकल आए और ये उड़ना शुरू हो गई तो फिर वही मैंने जैसे पहले बताया है कि फिर इसको उड़ा के तो उसके वक्त उड़ती के ऊपर स्प्रे होना चाहिए, तो फिर कंट्रोल होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अगर आप चाहते हैं कि आप ये फार्मूला ले लें डॉक्टर साहब से, जिनका उन्होंने जिक्र किया है कि आप किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दे दिया गया है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, हम आपको डॉक्टर साहब के साथ मिलवा देंगे, तो आप उनसे ये फार्मूला ले सकते हैं। इसी के साथ अब वक्त है कि आपसे विदा ली जाए। इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। खुदा हाफिज़। यहाँ पे जाते जाते मैं एक फार्मर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ नकालों और धोखेबाजों से होशियार रहें, क्योंकि ये फार्मूला अगर मैंने डिस्क्लोज़ कर दिया तो मुनाफा कमाने वाले बड़े लोग आ जाएंगे, अपने आप को वेलफेयर का इदारा कहेंगे, अपने आप को NGO कहेंगे, और इस तरीके से आपको लूट लेंगे। तो डायरेक्ट आएँ और मेरे से लें।